हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसे कि आपको पता है चैप्टर 3 हमारा चल रहा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी धातु एवं अधातुओं की बात हम लोग कर रहे हैं। धातु और अधातु में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं, जैसे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो थी, यानी कि धातु के भौतिक गुण और आपके अधातु के भौतिक गुणों के बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो धातु में आघातवर्धता है, तन्यता है, चालकता का गुण पाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आपने पढ़ा है कि धातुएं जो होती है वो सामान्यतः कठोर होती हैं। एक्सेप्शन इसमें देखा, धातुएं जनरली आपकी ठोस अवस्था में मिलेंगी, इसका भी आप लोगों ने एक्सेप्शन देखा। आपने कहा जो धातु होती है वो चमकदार होती है, एक प्रकार की धात्विक चमक उसमें पाई जाती है। ठीक है, तो ये सारे हमने भौतिक गुण यहाँ पर धातुओं में देखे। इसके अलावा आपने अधातुओं के बारे में पढ़ा। तो अधातुएं जो होती हैं आपकी, वो कैसी होती हैं? वो आघातवर्धक नहीं होंगी, वो तन्य नहीं होंगी, कठोर नहीं होंगी, वो ठोस के अतिरिक्त गैसीय अवस्था में भी आपके मिलेंगी। यहाँ पे भी एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही बहुत अच्छी सुचालक नहीं होती हैं, लेकिन एक्सेप्शन आपको कार्बन का मिलेगा, जिसका स्वरूप ग्रेफाइट है, जो विद्युत का चालन करता है। ठीक है ना। फिर आपने पढ़ा धातु के जो ऑक्साइड बनेंगे वो कैसे होंगे? वो क्षारीय प्रकृति के होंगे, जबकि जो अधातु के ऑक्साइड होंगे वो आपके अम्लीय प्रकृति के होंगे। ठीक है, तो इतना हमने धातु अधातु में पढ़ लिया था। इसके अतिरिक्त हमने रिएक्शंस की बात की थी, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हम देख रहे थे, रासायनिक गुण। सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ या वायु की उपस्थिति में अगर कोई धातु आती है तो उसका क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो कोई भी आपकी धातु है, जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी तो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर वो ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा आप लोगों ने यहाँ पर देखा। ठीक है, तो धातु ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर धातु का ऑक्साइड बनाएगी। यहाँ पर भी डिपेंड करता है कि धातु आपकी किस क्रियाशीलता की है। यानी अगर उच्च अभिक्रियाशील आपकी धातु है, सोडियम पोटेशियम जैसी धातु है, तो वो सीधे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेती हैं। उनसे कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं तो वो धीरे धीरे करके ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं। और निम्न अभिक्रियाशीलता की धातुएं अगर हैं तो वो ऑक्सीजन से जनरली रिएक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था कि धातु वायु में जल सकते हैं। कौन सी धातुएं? जो आपकी उच्च अभिक्रियाशील होंगी, वायु से अभिक्रिया कर सकते हैं, जो कि मध्य की अभिक्रियाशीलता की धातुएं हैं, या अप्रभावित रहते हैं। और अप्रभावित कौन से रहते हैं? जिनकी निम्न अभिक्रियाशीलता होती है। ठीक है, तो धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? धातु का ऑक्साइड बनाता है। और ये धातु का ऑक्साइड कैसा होगा? आपका क्षारीय प्रकृति का होगा। ओके, यहाँ पर आपने देखा सोडियम पोटेशियम जैसी धातुएं आकस्मिक आग पकड़ लेती हैं। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड जैसी धातुएं धीरे धीरे अभिक्रिया करती हैं और अपने ऊपर अपने ही ऑक्साइड की एक पतली सुरक्षा परत चढ़ा लेते हैं। जबकि मैग्नीशियम जो है वायु में जलने पर सफेद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये प्रैक्टिकल आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। आयरन, कॉपर वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होते हैं, यानी कि ये क्या होंगे? आपका एकदम से अभिक्रिया नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे अभिक्रिया करेंगे। क्लियर है? यहाँ पर आपने कुछ अभिक्रियाएं देखी थी इनकी, जो कि धातु आपका ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उस धातु का ऑक्साइड बना रहा था। देन आपने बोला, हमने यहाँ पर देखा धातु का जो ऑक्साइड होता है उसकी क्षारीय प्रकृति होती है। तो यानी क्षारीय प्रकृति का सब्सटेंस किसी अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा। ठीक है, क्लियर है? लेकिन कुछ धातु के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो अम्ल के अतिरिक्त आपका क्षार से भी अभिक्रिया करेंगे और लवण और जल बनाते हैं। ऐसे ऑक्साइड्स को हम उभयधर्मी ऑक्साइड्स कहते हैं। ठीक है, जिसमें आपने एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का एग्जाम्पल देखा कि ये एक उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। इसके अलावा मैंने आपको जिंक बताया था कि जिंक का ऑक्साइड, टिन का ऑक्साइड, बेरिलियम का ऑक्साइड, ये सारे आपके कैसे होते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड की कैटेगरी में आपका आते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी इन्हें कहा जाता है, यानी उभयधर्मी। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है?
उसकी प्रकृति ऐसी है कि वो अम्ल से भी अभिक्रिया कर रहा है और क्षार से भी अभिक्रिया कर रहा है, और दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल दे रहा है अलग अलग। ओके, क्लियर है? तो ये आपका उभयधर्मी ऑक्साइड हो गया था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि जल के साथ अभिक्रिया करने पर हमारे जो धातुएं होती हैं वो ऑक्साइड्स भी देती हैं और आपके हाइड्रोक्साइड भी बनाएंगी। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि कौन सी आपकी धातु है। दूसरा, जल के साथ इनकी अभिक्रिया इस प्रकार होती है कि कुछ जो धातुएं होती हैं वो ठंडे जल से भी अभिक्रिया कर लेती हैं, यानी कि अगर ठंडा जल है, यानी कि नॉर्मल अगर आपका वाटर है, उससे भी अभिक्रिया कर लेंगी। कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो कि आपका गर्म जल से अभिक्रिया करती हैं, यानी कि पानी को अब आपने गर्म कर लिया है तब वो अभिक्रिया करेंगी। और कुछ धातुएं ऐसी होती है जो केवल भाप या स्टीम से अभिक्रिया करती हैं, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठंडे जल से आपकी अभिक्रिया कौन सी धातुएं कर रही हैं? जिनकी अभिक्रियाशीलता उच्च है। उच्च अभिक्रियाशीलता की जो धातुएं हैं वो ठंडे जल से भी अभिक्रिया कर रही हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम हो गया, आपका कैल्शियम हो गया। ठीक है, गर्म जल के साथ आपका मैग्नीशियम जैसी धातु अभिक्रिया करती है और भाप के साथ आयरन और एल्यूमिनियम जैसी धातुएं अभिक्रिया करती हैं। तो यहाँ पर आप अभिक्रियाएं देख रहे हैं। जनरली आपका जल के साथ अभिक्रिया करने पर जो धातु होगी वो धातु का हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कहीं कहीं पर ऑक्साइड भी बनता है, और H2 गैस बनाती है। ठीक है, क्लियर है? यानी कोई भी धातु जो आपकी है जब वो जल से अभिक्रिया कर रही है तो जल से अभिक्रिया करने पर हाइड्रोक्साइड बनेगा धातु का, और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी, या फिर आपका कहीं कहीं पर सिर्फ ऑक्साइड बन सकता है और ऑक्साइड के साथ क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस वहां पर बनेगी। ठीक है, तो कुछ आपकी अभिक्रियाएं हैं, जैसे सोडियम आपका जल से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहा है। देन पोटेशियम है आपका H2O, यानी जल से अभिक्रिया कर रहा है, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड बन रहा है और साथ में जल आपका हाइड्रोजन गैस अलग हो रही है। कैल्शियम है आपका H2O से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और H2 गैस अलग हो रही है। मैग्नीशियम, ठीक है, ये तीन तो आपकी कैसी थी? जो ठंडे जल से अभिक्रिया कर रही थी। ठीक है, मैग्नीशियम आपका कैसा है? जो गर्म जल से अभिक्रिया करेगा। ओके, यानी है तो जल ही रहेगा, H2O ही, चाहे ठंडा है, गर्म है या स्टीम के रूप में। क्लियर है ना? लेकिन आप वहां पर लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम आपका ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं कर रहा है, अपितु किससे कर रहा है? गर्म जल से अभिक्रिया कर रहा है और उसका भी हाइड्रोक्साइड बन रहा है और साथ में आपकी H2 अलग हो रही है। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की जल की से अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। ठीक है, क्या कहा गया? जब कैल्शियम और मैग्नीशियम की जल के साथ अभिक्रिया हो रही है उस दौरान जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है वो धातु के साथ चिपक रही है और जिसके कारण धातु क्या करने लग जाती है? जल में तैरना शुरू करने लग जाती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये आपकी कौन सी अभिक्रियाएं हैं जहां पर आपका धातु जो है एल्यूमिनियम और आयरन वो क्या हो रहा है? वो स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी भाप के साथ अभिक्रिया कर रहा है, कि भाप का तापमान इन सभी में सबसे अधिक भाप का तापमान होगा। ठीक है, उससे अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और आयरन का ऑक्साइड बनेगा, साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। क्लियर है इतना? तो इसको जल्दी से नोट करेंगे फिर हम आगे चलेंगे। ओके, इसके अतिरिक्त जिंक भी आपका स्टीम के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, और ये भी क्या देता है? जिंक ऑक्साइड बनाता है और साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस निकलेगी।
ठीक है। तो एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया और जिंक हो गया, ये तीनों आपके क्या हैं, जो स्टीम यानी भाप से अभिक्रिया करेंगे। चलिए, तो ये एक और प्रॉपर्टी हो गई आपकी जल के साथ। अब बात करते हैं एसिड के साथ आपका अगर कोई धातु है वो रिएक्ट करती है तो क्या बनता है। ठीक है, ये आपने अम्ल, क्षार और लवण वाले चैप्टर में भी पढ़ा है कि जब भी कोई अम्ल धातु से अभिक्रिया कर रहा था तो लवण बन रहा था और साथ में आपका हाइड्रोजन गैस अलग हो रही थी। क्लियर है। तो यहाँ पर आप वही कहेंगे कि धातु आपका किसी अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो आपका उस धातु का लवण बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस वहां पर इवॉल्व होगी, प्रोड्यूस होगी या फिर निकलेगी। ओके, तो अम्लों के साथ अभिक्रिया में धातु किसी अगर तनु अम्ल से अभिक्रिया कर रही है तो लवण बन रहा है और साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस बन रही है। यहाँ पर तनु अम्ल लिखा गया है। इसके अलावा अम्ल से अगर आपका कॉन्सेंट्रेटेड एसिड भी है तब भी लवण और हाइड्रोजन गैस ही यहाँ पर निकलती है। सामान्यतः धातुएं तनु अम्ल जैसे HCl हो गया या H2SO4 के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि एक नंबर में भी पूछ लेता है कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती है, तो आपको वहां पर लिखना होगा कि धातु जो है हमारी अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अलग अलग धातुएं दी गई हैं और उनकी अभिक्रिया, सभी की अभिक्रिया लगभग आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड से की गई है और क्या बन रहा है, संगत लवण बन रहे हैं और साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक है, कॉपर, मरकरी एवं सिल्वर तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, ये क्या कहा जा रहा है, जो कॉपर है, मरकरी है या सिल्वर है आपका, ये डाइल्यूट जो एसिड होते हैं, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है कि जिनमें जो एसिड की मात्रा है वो कम है और जल की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है तो वो तनु अम्ल कहलाते हैं आपके। तो वो अभिक्रिया नहीं करेंगे। उत्पन्न H2 गैस उपचयित होकर H2O उत्पन्न करती है जब धातु नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ अभिक्रिया करते हैं, परंतु Mg एवं Mn यानी मैग्नीशियम और मैग्नीज अति तनु HNO2 के साथ अभिक्रिया करते हैं और H2 गैस उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर HNO3 कर लेंगे आप। क्लियर, चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसे। ये आपको लिखना आता होगा, ये सारे आपके सबस्क्रिप्ट में जाएंगे नीचे। ठीक है, इसी प्रकार अगर सोडियम से आपका HCl रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, धातु का लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर, ये तो आपका HCl के साथ हो गया। अगर सोडियम आपकी H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा, सोडियम का सल्फेट बनेगा Na2SO4
और प्लस आपकी हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। क्लियर है? तो ये आपकी सारी अभिक्रियाएं हैं जिनमें आपका धातु जो है वो अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है, और अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, उसी धातु का कोई लवण बन रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस अलग हो रही है। यही हाइड्रोजन गैस जब आपने धातु की जल के साथ अभिक्रिया कराई थी तो वहां पर भी अलग हो रही थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पर अलग होती है। क्लियर है? चलिए अब हम बात करेंगे, अगर धातु किसी अन्य धातु से अभिक्रिया करती है या फिर धातु किसी धातु के लवण से अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। ठीक है, तो ये हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी पढ़ा था कि जब भी कोई धातु अब किसी दूसरे धातु के लवण से अभिक्रिया करती है तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि धातु कितनी अभिक्रियाशील है दूसरी धातु से। ठीक है, तो जो अधिक अभिक्रियाशील होगी वो अपने से कम अभिक्रियाशील को उसके लवणीय विलयन से पृथक कर देती है, और जो कम अभिक्रियाशील होगी वो ऐसा नहीं कर पाती है। क्लियर है? चलिए, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि CuSO4 धातु का एक लवण है, कॉपर सल्फेट, कॉपर का एक क्या है, सोल्यूशन है, सॉल्ट सोल्यूशन। इसमें आपने आयन को डाला, तो जब हम सक्रियता श्रेणी को देखते हैं, ठीक है, चैप्टर 1 में भी आपने देखा है जब आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे थे, तो वहां पर आयन जो है वो कॉपर से ऊपर आती है सक्रियता श्रेणी में, इसीलिए ये आयन जो है इस कॉपर को क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी, अलग कर देगी और अपना सोल्यूशन बना देगी। इस प्रकार से आयन का अपना सल्फेट का सोल्यूशन बन जाएगा और कॉपर आपकी क्या हो गई, अलग हो गई। अगर आप इसमें देखते हैं यहाँ पर, तो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का आपका सोल्यूशन था। ठीक है, उसमें आपने क्या डाल दी, आयन की एक नेल डाल दी, यानी लोहे की कील डाल दी। ठीक है ना, जैसे ही आपने लोहे की कील डाली, क्या हो गया, जो लोहा था वो इसमें चला गया, ग्रीन कलर का सोल्यूशन हो गया। जितना भी सोल्यूशन में कॉपर था वो यहाँ इस आयन की नेल पर क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया, जिसके कारण उसका कलर जो है वो चेंज हो गया, परिवर्तित हो गया। क्लियर है? देन यहाँ पर आपका कॉपर जो है वो अलग पृथक हो जाती है या विस्थापित हो जाती है, यही आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप किसके, इस सक्रियता श्रेणी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल जो हम देखते हैं, जहां पर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखे गए हैं रिएक्टिविटी के, या आप कह सकते हैं अवरोही क्रम में रखे गए हैं, यानी जो ऊपर की धातुएं हैं वो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है, उनकी सक्रियता बहुत अधिक है, और जो नीचे पाई जाने वाली धातुएं हैं उनकी सक्रियता कम है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो ये सबसे ऊपर है पोटेशियम है आपका, ये पोटेशियम अपने से नीचे आने वाली सभी धातुओं को उनके सॉल्ट सॉल्यूशन से पृथक कर सकता है, लेकिन इनमें से कोई भी धातु आपका पोटेशियम को पृथक नहीं कर पाएगी। क्लियर है? क्यों? क्योंकि इनकी सबकी सक्रियता पोटेशियम के कंपैरिजन में क्या है, कम है। क्लियर है इतना? इसके अलावा हमने यहाँ पर क्या देखा था, आयन और कॉपर का एग्जाम्पल देखा था। आयन ये है आपका और कॉपर ये है। ठीक है, आयन आपका ऊपर आ रहा है, तो आयन क्या कर सकता है, कॉपर को विस्थापित कर सकता है, लेकिन कॉपर आयन को विस्थापित नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि सक्रियता कम है, कॉपर की सक्रियता आयन के कंपैरिजन में कम है। वहीं पर आयन के नीचे जितने भी आपकी धातुएं आ रही हैं वो हर किसी को पृथक कर सकता है, लेकिन अगर आयन को जिंक के साथ कंपेयर किया जाए तो आयन जिंक को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से पृथक नहीं कर सकता। यानी अगर यहाँ पर जिंक सल्फेट का सोल्यूशन होता, उसमें आयन को डाला जाता, तो रिएक्शन आपकी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि आयन की सक्रियता यहाँ पर कम है एज कंपेयर टू जिंक। अगर एल्यूमिनियम से कंपेयर किया जाए या एल्यूमिनियम के सोल्यूशन में आयन को डाला जाए तो वहां भी वो पृथक नहीं कर पाएगा। इसी तरह से जिंक को अगर हम कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालेंगे तो जिंक इजीली अपना सल्फेट सोल्यूशन बना देगी और कॉपर को वहां से पृथक कर देगी। ठीक है, लेकिन अगर कॉपर को डाला जाता है जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में तो कॉपर आपका पृथक नहीं कर पाएगी। सेम आपका यहाँ पर होगा, जब आप एल्यूमिनियम को जिंक के सल्फेट में, या फिर आप कहेंगे कि कोई भी जिंक का आपका सॉल्ट सोल्यूशन था उसमें आपने एल्यूमिनियम को डाला, तो एल्यूमिनियम इजीली जिंक को वहां से डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन अगर बात आएगी जिंक को डिस्प्लेस करने की, जिंक के द्वारा एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस करने की, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एल्यूमिनियम की जो सक्रियता
है वो अधिक है। एल्यूमिनियम को कौन कौन डिस्प्लेस कर सकता है? कैल्शियम डिस्प्लेस कर सकता है, मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी सक्रियता एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में अधिक है। क्लियर है? लेकिन एल्यूमिनियम से नीचे आने वाली जितनी भी धातुएं हैं या जितने भी तत्व हैं वो आपका एल्यूमिनियम को वहां से डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन एल्यूमिनियम इन सभी को डिस्प्लेस इजीली कर सकता है। ठीक है, तो इस सक्रियता श्रेणी को जल्दी से आप लोग बना लेंगे। क्लियर है? चलिए, तो बच्चों आज के सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा? एक तो हमने धातु की जल के साथ अभिक्रिया देखी, जहां आपने तीन रूपों में जल को समझा, ठंडा जल, गर्म जल और स्टीम। इन तीन प्रकार के जल से जो जिनमें के अलग अलग तापमान है उनसे आपका धातु अभिक्रिया करेगी और आपका धातु का कोई हाइड्रोक्साइड बन रहा था या फिर ऑक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, साथ ही आपने देखा धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर धातु का कोई लवण बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। और धातु के लवण के साथ अभिक्रिया हमने देखी, जो कि आपका सेम वही है जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपने पढ़ा था। जो आपकी अधिक अभिक्रियाशील धातु होंगी वो अपने से कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके लवणीय विलयन से पृथक कर देती हैं, जबकि जो कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं वो अपने से अधिक अभिक्रियाशील धातुओं को उनके लवणीय विलयन से पृथक नहीं करती हैं। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो आपको दिखाया गया है, सक्रियता श्रेणी जिसे कहा जाता है, इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। इसी के आधार पर आप डिस्प्लेसमेंट बताएंगे। ओके, तो यहाँ तक आपको मैं उम्मीद करती हूँ सभी टॉपिक समझ में आ गए होंगे। इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। कोई डाउट होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ आएंगे और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।